रतनपुर के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ पर राघव नाम का अत्यंत भोला भाला नौकर काम करता था। दिन भर वह हाथ तोड़ मेहनत करता और रात को सोने से पहले जमींदार के पांव दबाता था। अनजाने में उससे कोई नुकसान हो जाता तो जमींदार उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटता था। मुश्किलों से भरे राघव के यह दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे। एक रात जब वे अपना सारा काम निपटाकर सोने के लिए जाने लगा, तभी उसे याद आया कि गांव के मंदिर में कई दिनों से एक महात्मा जी आए हुए हैं। क्यों ना मैं इस समय जाकर उनके दर्शन कर आऊं। यही सोचकर वह उठा और मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो वह महात्मा से बोला, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा ने कहा, अरे बेटा, जब सारा गांव सो गया है तब तुझे यहाँ आने की फुर्सत मिली। क्या बतलाऊं महाराज जी, मुझे इसी समय अपने काम से फुर्सत मिल पाती है। ऐसा क्या काम करते हो तुम बेटा। मैं गांव के जमींदार हुक्म सिंह के यहाँ पर नौकर हूँ। महात्मा जी बोले, तेरे उदास चेहरे से प्रतीत हो रहा है कि जमींदार की नौकरी करके तुम खुश नहीं हो। हाँ महात्मा जी, जमींदार सिंह बहुत ही जालिम है। मैं उसे किसी भी तरह छुटकारा पाना चाहता हूँ। बेटा, तुम उसके जाल में कैसे फंस गए? क्या तुम मुझे अपने विषय में कुछ बतलाओगे? जी महात्मा जी, आज से 10 वर्ष पहले मेरे माता पिता की मृत्यु के बाद मेरे नासमझी का फ़ायदा उठाकर जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से मेरी सारी ज़मीन जायदाद हड़प कर ली और मुझे अपना बंधुआ नौकर बना लिया। ओह, यह तो जमींदार ने तेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। यही कहकर महात्मा जी ध्यान में डूब गए। बहुत देर के बाद जब उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, राघव, यहाँ से 10 कोस की दूरी पर दक्षिण दिशा में एक जंगल में एक चमत्कारी नीलकंठ रहता है। अगर कोई उस नीलकंठ के एक बार दर्शन कर ले तो उसकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। हाँ बेटा, तुझे उस नीलकंठ के दर्शन करने ही होंगे, तभी तेरी सोई किस्मत जाग पाएगी। बाबा, तब तो मैं उस नीलकंठ के दर्शन करने के लिए उस जंगल में अवश्य ही जाऊंगा। बेटा, नीलकंठ के दर्शन करने के बाद तुझे वापस इस गांव में नहीं लौटना है। वहां से उत्तर दिशा की ओर जाना है, तभी तेरा कल्याण होगा। तभी महात्मा जी को राघव प्रणाम करके उसी दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। भोर होते होते वह महात्मा के द्वारा बताए गए जंगल में जा पहुंचा। राघव जंगल में नीलकंठ की खोज में जुट गया। वह भूखा प्यासा पूरे 3 दिनों तक नीलकंठ के दर्शन पाने को जंगल में भटकता रहा और चौथे दिन उसे वह नीलकंठ दिखलाई दिया और वह बोला, आ नीलकंठ, आखिर मेरी मेहनत रंग ले आई। नीलकंठ बोला, हाँ राघव, मैं केवल उन्हीं मनुष्यों को दिखाई देता हूँ जो मुश्किलों में भी धैर्य का दामन नहीं छोड़ते हैं। जाओ, उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। अब तुम्हें न्याय, मान, यश सब कुछ मिलेगा। यही कहकर नीलकंठ उड़कर आकाश में ओझल हो गया। फिर राघव वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते वह रात्रि को गांव सुल्तानपुर में जा पहुंचा और वहां उसे कुछ लोगों की भीड़ दिखलाई दी। वह बोला, लगता है यहाँ कोई बारात ठहरी हुई है। क्यों ना मैं भी बारात में शामिल होकर अपने कई दिनों की भूख को मिटा लूं। यही सोचकर वह जनवासे के अंदर की ओर बढ़ गया। जब वह जनवासे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक युवक धरती पर बेहोश पड़ा है। अरे, इसे क्या हुआ है? तभी एक आदमी राघव का हाथ पकड़कर बोला, जरा मेरे साथ इधर तो आना बेटा। वह आदमी खींचकर राघव को एक कोने में ले गया और बोला, कौन हो तुम? तुम बाराती तो नहीं लगते हो। जी, मैं बाराती नहीं हूँ, इधर से गुजर रहा था तो यहाँ बारात ठहरी देखकर अंदर चला आया। वह आदमी
राघव के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, बेटा, मेरी इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में है। अब तुम ही इसे बचा सकते हो। क्या आप बोल रहे हैं? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सुनो बेटा, अभी तुमने जिसको वहाँ पर बेहोश पड़े युवक को देखा है, वह मेरा बेटा है और इस बारात का दूल्हा है। अरे, उस युवक को क्या हुआ है बेटा? उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। अब वे 4-5 घंटे के बाद ही होश में आ पाएगा। बेटा, अगर लड़की वालों को इस बीमारी के बारे में पता चल गया तो हमें बिना दुल्हन के ही खाली हाथ अपने गांव लौटना पड़ेगा। तुम दूल्हा बनकर दुल्हन के साथ फेरे ले लो। फेरे हो जाने के बाद मैं बात को किसी तरीके से संभाल लूँगा। लेकिन यह तो गलत है बेटा। मैं तुम्हें इस काम के लिए 5 सोने की मोहरें दूंगा। मेरी बात मान लो बेटा, तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। 5 स्वर्ण मुद्राओं की बात को सुनकर राघव के मन में लालच भर गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने को तैयार हूँ। ओ बेटा, ऐसा कहकर तुमने मुझे बड़ी ही उलझन से बाहर निकाल दिया। तब राघव बड़े ही ठाट बाट से दूल्हा बनकर बारात के साथ लड़की वालों के द्वार पर जा पहुंचा। उसने दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। फेरों के बाद लड़की का पिता जगन्नाथ राघव से बोला, आओ बेटा, अब चलकर हमारे कुल देवता का भी पूजन कर लो। राघव उठकर जगन्नाथ के साथ चल पड़ा। कुल देवता की पूजा करने के लिए दुल्हन मालती के साथ राघव को एक एकांत कमरे में ले जाया गया। नियम के अनुसार अब तुम दोनों को अकेले में कुल देवता की पूजा करनी है। यही कहकर जगन्नाथ कमरे से बाहर चला गया। राघव का भूख से बुरा हाल था। जगन्नाथ के जाने के बाद वह मालती से बोला, देखो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यह सुन मालती ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोली, क्यों, क्या पिताजी की बनवाई मिठाई आपको पसंद नहीं आई? नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु बारात की देखभाल में मुझे खाना खिलाने का किसी को ध्यान ही नहीं रहा। यह सुनकर मालती ने सोचा, मेरे लिए पति से बढ़कर और कौन देवता होगा? कुल देवता की पूजा से पहले मुझे पति की पूजा करनी होगी। मिठाई खिलाकर उसकी भूख को शांत करनी चाहिए। उसने ऐसा सोचा और तुरंत पूजा के थाल में रखी मिठाइयाँ और पकवान उठाकर राघव के सामने रख दिया और कहने लगी, लीजिए, खाइए। राघव भूखा था, इसलिए झटपट खाना खाने लगा। ओह, किस बेताबी के साथ खाना खा रहे हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कई दिनों से खाना ना खाया हो। भरपेट खाना खाने के पश्चात ही राघव ने मालती के साथ कुल देवता की पूजा की। अन्य धार्मिक रस्म अदा करने के पश्चात जब राघव बारात के साथ जनवासे में वापस लौटा तो लड़के का पिता बोला, बेटा, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। लो, यह स्वर्ण मुद्राएं लो और इसी समय इसी गांव से कहीं दूर चले जाओ। स्वर्ण मुद्राओं को लेकर राघव प्रसन्न मन से उसी समय वहां से चल पड़ा और सोचने लगा कि अब लगता है वास्तव में मेरा भाग्य उदय होने वाला है। तभी तो मुफ्त में भरपेट मिष्ठान खाने को मिला और साथ में 5 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गईं। इधर दूसरी ओर भोर होने पर सुल्तानपुर गांव में लड़के का पिता बोला, समधी जी, विदाई का समय तो हो गया है। अब बहू को विदा करने में देरी ना कीजिए। अच्छा समधी जी, मैं शीघ्र ही विदाई की रस्म पूरी करवाता हूँ। समधी को आंगन में आदर सहित बैठाकर जब जगन्नाथ मालती के कमरे में पहुँचा तो वह बोला, क्या बात है, तुम दोनों माँ बेटी के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? मालती की माँ बोली, सुनो जी, मालती कहती है आंगन में इस समय जो दूल्हा बैठा है यह वह दूल्हा नहीं है
जिसने कल रात इसके साथ 7 फेरे लिए थे। क्या बकती हो भला, यह कैसे हो सकता है? पिताजी, यह वह दूल्हा नहीं है जो कल रात मेरे साथ कुलदेवता की पूजा करने कमरे में बैठा था। क्या? लेकिन दूल्हे का पिता भला ऐसा क्यों करेगा? ठीक है पिताजी, यदि आपको मेरे कहे का विश्वास नहीं होता तो मुझे एक बार एकांत में आंगन में बैठे दूल्हे से मिल लेने दीजिए। लेकिन तू उसे एकांत में मिलकर क्या करेगी? पिताजी, मैं एकांत में उससे उस वार्तालाप के बारे में पूछूंगी जो कल रात कमरे में मेरे और उस रात वाले दूल्हे के बीच में हुई थी। यदि यह दूल्हा असली हुआ तो मेरी बातों का सही जवाब देगा। ठीक है बेटी, मैं अभी दूल्हे को बुलाकर लाता हूँ। जगन्नाथ दूल्हे को बुलाने चला गया। कुछ देर के बाद ही दूल्हा मालती के सामने था। मालती बोली, आपको याद है कल रात आपने कुलदेवता के पूजन के वक्त मुझसे क्या कहा था? मैंने तुमसे यही कहा था कि कुलदेवता की पूजा करो, और क्या कहता? क्या तुम उस वक्त भूखे नहीं थे? अरे, मैं उस समय भूखा क्यों होता? मैंने तो भरपेट ही भोजन किया था। ओ, तब तो मेरा शक ठीक निकला, यह रात वाला दूल्हा नहीं है। मालती तेजी से उठकर कमरे से बाहर आई और बोली, पिताजी, मेरे साथ धोखा हुआ है। सचमुच ही यह वह दूल्हा नहीं है जिसने कल रात मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। क्या? तब तक दूल्हे का पिता हरि प्रसाद भी वहां पहुंचा। उसे देखते ही जगन्नाथ क्रोधित होकर उससे कहने लगा, हरि प्रसाद, तुमने हमारे साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया? बताओ, रात वाला दूल्हा कहाँ है? क्या कहते हो तुम? जगन्नाथ, मेरे बेटे राम प्रसाद ने ही तो कल तुम्हारी बेटी के साथ 7 फेरे लिए थे। झूठ बक रहे हो तुम। मेरी बेटी ने तुम्हारे प्रपंच का भांडा फोड़ दिया है। अब जो कुछ हुआ है उसे भूल जाओ। जगन्नाथ, और अपनी बेटी को मेरे बेटे के साथ विदा कर दो। नहीं, अब यह कदापि नहीं होगा। तुम अपने बेटे और बारात को वापस ले जा सकते हो। हरि प्रसाद, इसी में तुम्हारी भलाई है। उन दोनों के झगड़े को देखकर दूल्हे को मिर्गी का दौड़ा पड़ गया। यही देखकर हरि प्रसाद सोचने लगा और राम प्रसाद को मिर्गी का दौड़ा पड़ गया। अब तो मेरा खेल बिगड़ गया है। जगन्नाथ बोला, ओ, तो यह चक्कर है। हरि प्रसाद, तेरे बेटे को मिर्गी के दौड़े पड़ते हैं। तूने इसी बात को छिपाने के लिए कल रात किसी दूसरे दूल्हे के साथ मेरी बेटी के फेरे करवा दिए। हाँ जगन्नाथ, मैं यदि ऐसा न करता तो मेरा बेटा जीवन भर कमारा ही रह जाता। हरि प्रसाद, तेरा बेटा जीवन भर अब भी कमारा ही रहेगा। जा, चला जा, वरना मैं तेरा गला घोट दूंगा। बेहोश राम प्रसाद व बारात के साथ हरि प्रसाद बिना एक पल भी गवाए अपने गांव की ओर। इस घटना के पश्चात जगन्नाथ अपनी बेटी से बोला, बेटी मालती, तेरे साथ बड़ा ही अन्याय हुआ है। पिताजी, कुदरत को शायद ऐसा ही मंजूर था। उसके आगे किसी का बस नहीं चलता। भला मालती ने जगन्नाथ से यह कह तो दिया था, परंतु दुख से उसका बुरा हाल था। कुछ ही दिनों के पश्चात राघव उत्तर दिशा की ओर चलता हुआ उस बाग में पहुंचा जहां जगन्नाथ अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ था। जब वह बाग में पहुंचा तो सबसे पहले मालती की दृष्टि उस पर पड़ी। वह सोचने लगी, कौन है यह? ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने पहले कहीं देखा है। सासा मालती की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। ओ, यह युवक तो वही है जिसने मेरे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे। वह उठकर तुरंत राघव के पास पहुंच गई और उसने राघव से पूछा, युवक, मेरे एक प्रश्न का जवाब दोगे? हाँ, पूछो तो बताओ। कोई दूल्हा यदि कुल देवता के पूजन के वक्त भूखा हो तो दुल्हन को क्या करना चाहिए?
दुल्हन को कुल देवता के भोजन की थाली में से कुछ भोजन निकालकर दूल्हे को खिला देना चाहिए। तो तुम? हाँ मालती, मैं वही हूँ जिसे तुमने विवाह के समय कुल देवता की पूजा से पहले भोजन करवाया था। नाथ, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर क्यों चले गए थे? मेरे साथ फेरे लिए थे तो फिर उन फेरों का कर्तव्य तो निभाते। कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए ही यहाँ पुनः वापस आया हूँ। मालती तुरंत उसे अपने माता पिता के पास ले गई। मालती के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मालती की माँ बोली, भगवान ने आखिर हमारी लाज रख ली, हमारा असली दामाद वापस लौट आया। उसका पिता बोला, बेटा मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इस दीनहीन अवस्था में तुम्हारा स्वागत सत्कार किस प्रकार करूं। जब राघव ने अपने ससुर और मालती के बाग में रहने का कारण पूछा तो जगन्नाथ ने बताया कि मालती के विवाह के कुछ ही दिनों के पश्चात मैंने गांव के एक सेठ से अपना घर और जमीन गिरवी रखकर कुछ धन उधार लिए थे, परंतु धूर्त सेठ ने पैसे वापस लौटाने पर भी मेरे घर और जमीन पर कब्जा कर लिया और हमें बेघर कर दिया। तब से हम इस बाग में रहकर कैसे तैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। पिताजी, आप दुखी ना होइए। आपको इस अवस्था तक पहुंचाने वाले धूर्त सेठ को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वे अपनी सारी धूर्तता भूल जाएगा। बेटा, उस चालबाज सेठ से तुम भूलकर भी न टकराना। पिताजी, आज रात को मैं उसके घर पर ही पड़ाव डालूंगा, तब देखना मैं उसे कैसे छट्टी का दूध याद दिलाता हूँ। सारे दिन राघव मालती के परिवार के साथ ही रहा। रात होने पर वह गांव में सेठ के घर के बाहर जा पहुंचा और उनका दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर के बाद घर का द्वार खुला और सेठ बाहर आया। राघव बोला, श्रीमान जी, मैं परदेसी आदमी हूँ, क्या आप मुझे रात भर अपने यहाँ ठहरने की जगह देंगे? यह सुनकर सेठ सोचने लगा, रात का इससे मोटा किराया वसूल करूँगा, इसे घर में ठहरा ही लिया जाए। तो यही सोचकर वह राघव से बोला, ठीक है, अंदर चले जाओ, लेकिन सुबह तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं देनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, मैं सुबह होते ही स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। सेठ के पीछे पीछे राघव उसके घर में घुस गया। राघव को एक कमरे में छोड़कर सेठ अपनी पत्नी चंदा के पास आया। उसकी पत्नी बोली, यह तुम किसे घर में उठा लाए हो? सेठ बोला, राहगीर इस रात में कहाँ जाता, इसीलिए घर में बुला लाया हूँ। उसकी पत्नी बोली, यह तुमने ठीक नहीं किया, क्या पता यह कोई ठग ही हो, हमारे सो जाने पर हमारा माल लेकर चंपत हो जाए। अब तो मैंने उसे घर पर ठहरा लिया है, अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए, उसे बैठक में ठहरा कर तुम उसी के साथ चरपाही के पास अपनी चरपाही बिछाओ, मैं दूसरे कमरे में उसकी निगरानी करती रहूँगी। ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। सेठ ने राघव को बैठक में ठहरा दिया और अपनी चरपाही भी उसने बैठक में ही बिछा ली। चंदा भी बैठक में आ पहुंची। सेठ राघव से बोला, क्या तुम हमें कोई कहानी नहीं सुना सकते? कहानी सुनाओ तो रात जल्दी बीत जाएगी। कहानी तो मुझे बहुत ही अच्छी आती है, परंतु थका हुआ होने के कारण मुझे नींद आ रही है। अच्छा, आप लोग भी सो जाओ। चंदा राघव से बोली, मुझे किससे कहानी सुनाने की आदत है, तुम कहानी जानते हो तो एक कहानी तो सुना ही दो। अच्छा, तुम जिद कर ही रही हो तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था, वह बहुत ही नकचढ़ा था, घमंडी था। उसकी रानी भी उसके जैसी ही थी। कहानी अधूरी छोड़कर राघव चुप हो गया और किसी गहरी सोच में डूब गया। यह देखकर चंदा बोली, किस सोच में पड़ गए हो बेटा? मुझे सहसा एक बात याद आई है। मैं
बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ, अब आपसे क्या छुपाऊँ। सेठ साहब एक राजा के यहाँ पर बहुत दिनों से नौकरी कर रहा था। मैं उसकी नौकरी छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उस राजा ने मुझे 5 थैलियाँ दी थी जो स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थीं। सेठ बोला, अच्छा, लेकिन वे थैलियाँ कहाँ हैं? सेठ साहब, उन थैलियों को लेकर जब मैं आपके गांव के बाहर बहने वाली नदी के पास से गुजरा तो यही सोचकर मैं उन थैलियों को नदी के तट पर एक बड़ के पेड़ के नीचे जमीन में गाड़ आया हूँ। सेठ साहब, अब सोच रहा हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप जैसे ईमानदार आदमी के घर में मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली ज़्यादा सुरक्षित रहती। यही सुनकर सेठ ने सोचा, क्यों ना नदी के तट पर जाकर इस मूर्ख युवक की 5 थैलियाँ ले आऊं और उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रख दूं। इस युवक को पता भी नहीं चलेगा किसकी स्वर्ण मुद्राएं किसने ले ली। यही सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, चंदा, अतिथि को और ज़्यादा परेशान न करो। कहानी सुनाने की जिद छोड़ो और जाकर अपने कमरे में सो जाओ। ठीक है, मैं जाती हूँ। चंदा उठकर बैठक से बाहर निकल गई। वे अपने कमरे में आकर सोचने लगी, रात को जब राघव गहरी नींद में सो जाएगा तब मैं जाकर राघव की स्वर्ण मुद्राएं नदी तट के पेड़ के नीचे से खोद कर ले आऊंगी। राघव के सोने तक मैं भी थोड़ी सी नींद ले लेती हूँ। यही सोचकर चंदा ने आंखें बंद कर लीं। वह शीघ्र ही खर्राटे भरने लगी। इधर बैठक में सेठ सोचने लगा, कब राघव गहरी नींद में सोए और कब मैं अपना काम शुरू करूं। कुछ देर के बाद ही उसे लगा, राघव सो गया है, अब मुझे जल्दी से नदी के तट पर पहुंचना चाहिए। यही सोचकर सेठ दबे पांव बैठक से बाहर निकला और कुदाल लेकर गांव के बाहर वाली नदी की ओर बढ़ गया और सोचने लगा, आज तो बहुत तगड़ी आमदनी हाथ लगी है। मैं तो राघव को लल्लू पंजू राहगीर ही समझ रहा था। सेठ के बैठक से बाहर निकलते ही राघव सोचने लगा, सेठ तो मेरे बहकावे में आकर नदी की ओर चला गया है। सेठानी भी घर से बाहर निकले तो मैं अपना काम शुरू करूं। इधर नदी तट पर पहुंचकर सेठ ने बड़ के पेड़ के नीचे काफी गहराई तक खुदाई की। ओ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लगता है राघव ने मुझसे झूठ बोला था। झलसाया था सेठ खाली हाथ घर की ओर वापस लौट पड़ा। इधर चंदा की जैसे ही आंखें खुली वह उठकर झटपट बैठक में पहुंची। अरे, मेरे पति तो यहाँ नहीं हैं। लगता है कि वह मुझसे पहले ही नदी की ओर चले गए हैं। चंदा भी उसी समय सेठ की खोज में घर से निकल पड़ी। चंदा के जाते ही राघव चरपाही से झटपट उठा और सोचने लगा, अब मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। राघव खोजता हुआ उस कमरे में आ पहुंचा जिसमें सेठ की तिजोरी रखी हुई थी। मुझे इस तिजोरी को खाली करना होगा। हथौड़े के 3-4 प्रहार से ही हथौड़ी का ताला टूट गया। राघव ने तिजोरी खोली और सारा माल एक थैले में भर लिया और थैला कंधे पर लटकाकर घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर आकर वह बड़ी ही तेजी से बाग की ओर चल पड़ा। बहुत देर के बाद जब दोनों पति पत्नी घर लौटे तो सेठ बोला, हाय, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ जी? उस नास पीटे ने हमें तगड़ा चूना लगा दिया। मेरी सारी तिजोरी को खाली करके चला गया है। चंदा बोली, ओ मेरे भगवान, आज चोर के घर में भी चोर आ गए। चंदा सिर थाम कर बैठ गई। सेठ राव का तो पहले से ही बुरा हाल था। इधर बाग में राघव जगन्नाथ को उसके घर व खेत के गिरवी प्रमाण पत्र देते हुए कह रहा था, लीजिए पिताजी, आपके खेत व घर पुनः आपके हो गए। बेटा, यह सब तुम्हारी चालाकी व बुद्धिमता से संभव हो सका है। आइए पिताजी, अब अपने घर चलते हैं।
जगन्नाथ खुशी खुशी राघव के साथ अपने घर वापस लौट आया। सुबह होने पर राघव बोला, चलिए पिताजी, चलकर सेठ के हालचाल दिखाते हैं। चलो बेटा। जब वे दोनों सेठ के घर से बाहर पहुँचे तो क्या देखते हैं, वहाँ लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जगन्नाथ बोला, क्या हुआ भाइयों, यह भीड़ कैसी है? अरे जगन्नाथ भाई, तुम्हें पता नहीं, कल रात कोई सेठ की तिजोरी लूटकर ले गया है, जिसके सदमे में सेठ और सेठानी ने प्राण त्याग दिए हैं। ओह, सेठ सेठानी दोनों मर गए। देखा पिताजी, इस चंडाल सेठ दंपति को भगवान ने कैसी सजा दी है। अब राघव मालती के साथ उसके परिवार के घर में ही रहने लगा और खेती बाड़ी में जगन्नाथ का हाथ बटाने लगा। एक दिन राघव बोला, पिताजी, मैं अपने गांव जाकर एक बार अपनी मातृभूमि के दर्शन करना चाहता हूँ। यह तो बड़ी ही खुशी की बात है बेटा। स्वामी, मैं भी आपके साथ आपके गांव जाऊंगी। ठीक है, तुम भी चलो। दोनों उसी दिन बैलगाड़ी में बैठकर अपने गांव की ओर चल पड़े। जब उनकी बैलगाड़ी गांव में पहुंची तो राघव बोला, मालती, कभी यह सारे खेत हमारे थे। जमींदार हुक्म सिंह ने इन्हें हथिया कर अपने कब्जे में कर लिया है। शीघ्र ही उनकी बैलगाड़ी गांव में जा पहुंची। उसे बिरजू काका मिले। राम राम बिरजू काका। अरे राघव बेटा तुम? हाँ काका, मैं। कुछ जमींदार हुक्म सिंह के हालचाल तो सुनाइए। बेटा, जमींदार के हालचाल मत पूछो, वह किसी बीमारी से पीड़ित होकर चरपाही पर पड़ा हुआ मौत की घड़ियां गिन रहा है। उसका सारा परिवार नदी में डूबकर मर गया है। ओह, तब तो मुझे हवेली में चलकर उनका हालचाल मालूम करना चाहिए। यही सोचकर राघव ने बैलगाड़ी को हुक्म सिंह की हवेली की ओर मोड़ दी। जब वे मालती के साथ हवेली में जमींदार हुक्म सिंह के सामने पहुंचा तो हुक्म सिंह बोला, राघव, अच्छा किया तुम आ गए। देखो, मेरे तकिए के सिर के नीचे मेरी तिजोरी की चाबी रखी हुई है। उस चाबी से तिजोरी खोलकर तुम अपनी जायदाद संबंधी सारे कागजात निकाल लो। यह मेरी प्रार्थना है। अच्छा जमींदार साहब। राघव ने तिजोरी से कागजात निकालकर हुक्म सिंह के पास पहुंचा। तब जमींदार ने उसे कहा, बेटा, अब तुमसे आखिरी विनती और है। मेरे मरने के बाद तुम मेरी चिता को आग दे देना। जमींदार साहब, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। उस रात राघव जमींदार के आग्रह पर उसकी हवेली में ही रुक गया। सुबह होने पर जब वह जमींदार के कमरे में गया तो क्या देखता है कि जमींदार मृत पड़ा हुआ है। उसके कहे के अनुसार जमींदार का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी से बोला, मालती, मेरी जमीन जायदाद मुझे वापस मिल चुकी है। अब तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय यही है कि अब हम इसी गांव में खेती बाड़ी करेंगे। लता का जवाब सुनकर राघव को बहुत प्रसन्नता हुई। दोनों उसी गांव में रहकर ही अपना गृहस्थ जीवन चलाने लगे।